हेलो फ्रेंड्स, आपका एक और वीडियो में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स। एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, उससे जब दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। सिंपली कहाँ होता है? यूकैरियोट्स में एस फेज़ में होता है। यूकैरियोट्स इसलिए कहा क्योंकि प्रोकैरियोट्स में एस फेज़ नहीं होती है। प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कभी भी हो सकता है इसके लाइफ साइकिल में। फिर दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि जैसे मान लो ये डीएनए है आपका, पेरेंटल डीएनए, इससे जब हमारे दो डीएनए बनेंगे तो उसका एक स्ट्रैंड न्यू होगा और एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा। एक स्ट्रैंड न्यू होगा, एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा। तो सेमी मीन्स आधा कंजर्वेटिव है। ये आधा, इसका जो पेरेंटल डीएनए है ये कंजर्व रह रहा है ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशंस, इसीलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। तीसरा है बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में होती है रेप्लिकेशन। मान लो ये डीएनए है आपका, ये रेप्लिकेशन बबल है बीच में जो मैंने बड़ा सा बनाया है, जिसमें कि आपकी रेप्लिकेशन की मशीनरी काम कर रही है। तो ये क्या होगा, मान लो ये रेप्लिकेशन बबल है तो डीएनए रेप्लिकेशन इस तरफ को भी स्टार्ट होगा और इस तरफ को भी स्टार्ट होगा, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल है ताकि जल्दी से पूरा हो सके। नेक्स्ट है प्री रिक्विजिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं? प्री रिक्विजिट मतलब कि क्या क्या चाहिए इसके लिए, सामग्री क्या क्या चाहिए। जब पूजा में सामग्री यूज़ होती है वैसे ही इसके लिए भी क्या क्या सामग्री चाहिए, वो है प्री रिक्विजिट। इट इज़ हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड रिक्वायर मल्टीपल एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स दैट वर्क टुगेदर टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। क्या चाहिए? कुछ एंजाइम चाहिए, कुछ प्रोटीन्स चाहिए, डिफरेंट वो है। अब उनमें से देखते हैं कि क्या क्या चाहिए। पहला तो है डीएनए हेलिकेज। इसको प्रोकैरियोट में डीएनए बी कहते हैं और यूकैरियोट में MCM227। ये MCM227 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 6 सब यूनिट है। यहाँ 6 लिखा है, ये 7 होगा क्योंकि जब 2 से शुरुआत करेंगे तो ये 7 पहुँचता है, 2 to 7। अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए at the replication fork creating two single strands that can serve as templates। इसका ये काम है। ये क्या करता है? डीएनए को अनवाइंड करता है। अनवाइंड मतलब जैसे डीएनए है नॉर्मल कंडीशन में, ये उसको अनवाइंड करेगा। जैसे कि ये, जैसे मैंने पहले भी बना के दिया था रेप्लिकेशन बबल, ये इसका काम है डीएनए को अनवाइंड करना, खोलता है डीएनए को। इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। जो भी बेस पेयर्स के बीच में डीएनए स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड के बीच में बॉन्ड्स बने होते हैं, मान लो यहाँ देखिए आप, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं नाइट्रोजनस बेस के बीच में, उनको तोड़ने का काम करता है हेलिकेज। यहाँ पे अब बॉन्ड्स नहीं है इसलिए ये स्ट्रैंड दूर दूर है। और अब नेक्स्ट है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जिसे एसएसबी प्रोटीन बोला जाता है प्रोकैरियोट्स में और आरपीए बोला जाता है यूकैरियोट्स में। ये जो स्टडी है ये मैं कंपैरेटिव स्टडी करवा रहा हूँ, मतलब इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को दोनों को साथ लेकर हम चल रहे हैं ताकि आप देख सकें कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, क्योंकि मैकेनिज़्म तो मोस्टली सेम है, बस जो प्लेयर्स है वो डिफरेंट है, जो भी इसमें मशीनरी होती है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए ये कंपैरेटिव स्टडी है। इट बाइंड्स टू सेपरेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्रिवेंट्स देम फ्रॉम री-एनिलिंग और फॉर्मिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अब डीएनए हेलिकेज ने अनवाइंड तो कर दिया, लेकिन क्या पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग वापस से हो जाए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वापस ना हो जाए इसलिए इस पर कुछ प्रोटीन आके बैठ जाती है जिसे हम
SSB कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंड पे बैठती है इसलिए उसको सिंगल स्ट्रैंडिंग, और बाइंड करती है तो बाइंडिंग प्रोटीन। अब और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको किसी सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, ये कोई सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं है, ये कहीं भी बैठ जाएगी, जहाँ इसको सिंगल स्ट्रैंडेड DNA दिखेगा ये वहाँ जाके बैठ जाएगी। और इसकी इंटरेक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन रहती है इसकी फॉस्फेट के साथ। जो हमारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन है DNA का, ये जो देख रहे हो आप स्ट्रैंड का, ये उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करती है और फिर विराजमान हो जाती है वहाँ पे। और इसका काम क्या है, एक तो ये इनमें आपस में इंटरेक्शन नहीं होने देती, नहीं होने देगी इंटरेक्शन, ये जुड़ेंगे नहीं फिर आपस में। और दूसरा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना बन पाए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, मान लो यहाँ कोई सीक्वेंस है आपकी और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहीं है, रेप्लिकेशन बबल में ही कहीं उसी साइड है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो ये आपस में जुड़ सकते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों आपस में जुड़ जाए, और फिर क्या होगा, यहाँ पे एक लूप बन जाएगा। अगर ये आपस में जुड़ गए तो यहाँ पे एक इस तरह से एक लूप बन जाएगा ऐसे, तो ये वो नहीं होने देता है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। अब ये हो गया, ये मैंने डिस्कस कर दिया कि प्रोटेक्ट द सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एंड कीप्स इट अवेलेबल फॉर DNA पॉलीमरेज। वो ये बात भी है कि न्यूक्लियसेस बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, सेल के एनवायरनमेंट में, तो उनसे भी ये इसको बचाता है, नहीं तो तोड़ देंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड दिखेगा, उसको एक्सपोज दिखेंगे अगर उसको बेस न्यूक्लियसेस एंजाइम को, तो वो तोड़ सकता है DNA को, तो उनसे भी ये बचाता है। और ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंट है, ये मैंने पहले बताया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो होती है वो फॉस्फेट बैकबोन के साथ इसकी होती है। नेक्स्ट है DNA टोपोआइसोमरेज। तो क्या करता है टोपोआइसोमरेज? टोपोआइसोमरेज क्या करता है, इट रिलीव्स द टॉर्जनल स्ट्रेन क्रिएटेड बाय अनवाइंडिंग ऑफ DNA। क्या होता है, जैसे ही हमने हेलिकेज ने DNA को खोला, अनवाइंड किया, वैसे ही टॉर्जनल स्ट्रेन दोनों उसके कॉर्नर में आ जाती है। टॉर्जनल स्ट्रेन का मतलब है, आप ऐसे समझो इसे कि मान लो एक रस्सी है और रस्सी को आप बीच से खोल रहे हो, जैसे ये इस DNA को आप रस्सी मान लो, और ये जब हम रस्सी को बीच से मान लो खींचते हैं इधर और इधर, तो देखेंगे आप कि इस साइड पे और इस साइड पे रस्सी इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है जब हम बीच से खोल रहे हैं। बस उसी तरह का DNA में भी स्ट्रेन होता है, वो यहाँ पे जो इकट्ठा होने लग जाता है उसी को हम, मतलब यहाँ पे सुपर कॉइलिंग होने लग जाती है, वो इकट्ठा होता है, उसी को हम टॉर्जनल स्ट्रेन कहते हैं। अब वो किस तरह से टॉर्जनल स्ट्रेन को दूर करता है टोपोआइसोमरेज? टोपोआइसोमरेज है दो तरह का, टोपोआइसोमरेज 1, टोपोआइसोमरेज 2, ये दो टाइप के हैं। टोपोआइसोमरेज 1 क्या करते हैं, वो एक स्ट्रैंड को कट करते हैं DNA को, और कहीं भी स्ट्रेन हो रही है तो दूसरा जो DNA है उसको उससे पास करवा देते हैं, उसके थ्रू पास करा देते हैं। और टोपोआइसोमरेज 2 में ये है कि वो दोनों स्ट्रैंड को कट कर देते हैं, ये एक को कट करता है, वो दोनों को कट करता है। और दूसरा ये है कि इसको ATP की कोई ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए, इसको ATP की ज़रूरत होती है, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसे, बस इतनी सी बात है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है प्राइमेज। प्राइमेज का क्या काम है? इट synthesizes a short RNA primer that provide 3-OH group for DNA polymerase to begin synthesis। आप लोगों ने DNA पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा होगा कि DNA पॉलीमरेज मेन एंजाइम है जो कि DNA की सिंथेसिस करवाता है। मेन एंजाइम तो है, बट ये खुद ब खुद नहीं कर सकता काम। अगर इसे मान लो इसको स्ट्रैंड अगर मिल भी जाता है कोई, तो ये खुद ब खुद यहाँ से DNA की सिंथेसिस नहीं करवा सकता, इसको कुछ हेल्प चाहिए। और वो हेल्प कौन करता है? वो हेल्प करता है प्राइमेज। प्राइमेज क्या करेगा? प्राइमेज इसी स्ट्रैंड के ऊपर, मान लो ये स्ट्रैंड है कोई, इस स्ट्रैंड के ऊपर एक छोटा सा एक प्राइमर बना देगा, कुछ स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा। और इसकी खास बात ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाता है, और जो पॉलीमरेज है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली बॉन्डिंग नहीं करवाता है। पॉलीमरेज क्या करता है? पॉलीमरेज हमारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग करता है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, वो ये बॉन्डिंग नहीं करवा सकता है एक्चुअली। तो ये डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा देता है, स्ट्रेच ऑफ RNA लेके आता है और उसकी
स्ट्रैंड पे बॉन्डिंग करवा देता है। और फिर बाद में इसकी मदद से अब उसको क्या हो गया कि लास्ट में जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा ये, उसमें 3' ग्रुप फ्री होता है। 3' ग्रुप फ्री हो गया होते ही देख के ही पॉलीमरेज आता है, उसमें और सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड करना स्टार्ट कर देता है। तो इन प्रोकैरियोट्स इट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स में क्या आता है? अब प्राइमोसोम किसको बोलते हैं? प्राइमोसोम होता है जब आपका हेलिकेज और प्राइमेज आपस में मिलते हैं तो उसे प्राइमोसोम कहा जाता है। बस इतनी सी बात है, दोनों मिलकर काम करते हैं। आगे हेलिकेज चलता रहता है, पीछे प्राइमर आ गया, प्राइमेज आ गया, वो बाइंड कर देगा प्राइमर। बस। और यूकैरियोट्स में इट वर्क्स विद द कंजंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा। डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा का काम है प्राइमर बनाना। डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो आरएनए भी ऐड कर सकता है और डीएनए भी। ये हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी बता दिया बस। तो डीएनए पॉलीमरेज है नेक्स्ट एंजाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। की एंजाइम दैट ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग डीएनए चेन। डीएनए की चेन को बढ़ाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं न्यू, वो कौन करता है? वो डीएनए पॉलीमरेज करता है। वो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। इंट्रोड्यूस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, ये भी मैंने बताया कि वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। प्रोकैरियोट्स में जो मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। और यूकैरियोट्स में मेन एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ये मेन एंजाइम है। ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस बेस पर। तो डायरेक्शन किस तरह से? डायरेक्शन वही 5' to 3' डायरेक्शन में होती है जो हमारी रेप्लिकेशन होती है। नेक्स्ट आया स्लाइडिंग क्लैंप। स्लाइडिंग क्लैंप क्या चीज़ है? स्लाइडिंग क्लैंप एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है जो काम किसके साथ करता है? पॉलीमरेज के साथ मिलकर काम करता है। अब रिंग शेप प्रोटीन है, एनसर्कल द डीएनए एंड एंकर द डीएनए पॉलीमरेज टू द टेम्पलेट। भाषा थोड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही है कि है, लेकिन है नहीं कुछ। स्लाइडिंग क्लैंप क्या चीज़ है? जैसे कोई प्रोटीन है जो सर्कल शेप की है, वो डीएनए को पकड़े रखती है और उसकी पकड़ जो है पॉलीमरेज के साथ में मजबूत बनाती है। बस इतना सा है, मतलब वो पॉलीमरेज के साथ जुड़ी रहेगी और डीएनए को इस तरह से पकड़े रखेगी जैसे कोई पंजा हो, उसको छोड़ेगा नहीं। तो इससे क्या होगा? इससे पॉलीमरेज जो है वो गिरेगा नहीं डीएनए पर से, क्योंकि पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है बहुत फास्ट, रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होती है, मतलब पर सेकंड 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी फास्ट होती है। तो उसका जो है उसकी प्रोसेसिविटी बढ़ाने के लिए स्लाइडिंग क्लैंप की ज़रूरत होती है। प्रोसेसिविटी मतलब कि वो गिरे नहीं, वो काम करता रहे लगातार, बस उसको स्टेबल रखता है उस पर। मान लो एक ट्रेन की पटरी पे ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन को स्टेबल रखने का काम कर रहा है स्लाइडिंग क्लैंप, उसको जोड़े रख रहा है, बस ये बात है। प्रिवेंट डिसोसिएशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड इंक्रीज प्रोसेसिविटी। इसका मतलब ही वो है प्रोसेसिविटी। अगर कोई पूछता है कि प्रोसेसिविटी क्या है डीएनए पॉलीमरेज की, प्रोसेसिविटी वही है कि कौन कितना अच्छे से और कितने लंबे समय तक लंबी दूरी तय कर सके डीएनए पॉलीमरेज काम करते हुए, वो है उसकी प्रोसेसिविटी। इन यूकैरियोट्स इट्स कॉल्ड पीसीएनए। यहाँ बीटा क्लैंप बोलते हैं उसे, यहाँ बीटा क्लैंप बोला जाता है जो प्रोकैरियोट्स में है, और जो यूकैरियोट्स है उसे पीसीएनए कहा जाता है। और नेक्स्ट है आरएनएज एच एंड डीएनए लाइगेज। जब पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये दोनों एंजाइम आते हैं। आरएनएज एच का काम है कि जो हमने आरएनए प्राइमर पहले बनाया था उसको कट कर दे, उसमें से आरएनए वाले पार्ट को कट कर दे। और डीएनए लाइगेज जो कटा हुआ पार्ट करने के बाद जब डीएनए पॉलीमरेज उसमें न्यूक्लियोटाइड बाकी ऐड करेगा, वो लास्ट उसको सील कर दे जो कट बचा है, ये काम है। तो आरएनएज एच रिमूव द आरएनए प्राइमर्स, डीएनए लाइगेज सील द निक्स बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑन लैगिंग स्ट्रैंड बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ये सारी चीज़ें आगे आएगी, बहुत डिटेल में समझाई जाएगी, ये अभी ओवरव्यू था। आरएनएज एच का क्या है? इसकी एक खास बात ये है कि ये डीएनए और आरएनए के हाइब्रिड को
पहचानता है और उसमें से आरएनए को हटा देता है, आरएनए काट देता है। ये है इसकी एक खास बात, और ये इम्पॉर्टेंट में पूछी भी जाती है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इनिशिएशन की, स्टार्ट कैसे होती है आरएनए डीएनए की रेप्लिकेशन। थैंक यू।